ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोहित अब तक क्रिस्टोफर और आशीष डोगरा की स्लीप पर्सनालिटी वाला राज नहीं जानता था। जब अनिका ने रोहित को स्लीप पर्सनालिटी वाला राज बताया तो रोहित दंग रह गया। जब रोहित ने चेयर पर बंधे हुए आशीष की ओर देखा तब उसे यकीन हो गया कि इस वक्त जो आदमी चेयर पर बैठा था उसकी आंखों में क्रिस्टोफर का जुनून नजर नहीं आ रहा था। एक ही इंसान के दो रूप के बारे में जानकर रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका दुनिया की सबसे बेहतरीन न्यूरोसर्जन थी। उसने ऐसे कई केसेस को पहले भी देखा होगा और शायद उन्हें ट्रीट भी किया होगा। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हम आशीष से ये नहीं पूछ सकते कि V16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर ने कहाँ छुपाया है? अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा, भले ही क्रिस्टोफर और आशीष एक ही शरीर है और एक ही दिमाग है, मगर दोनों की पर्सनालिटी पूरी तरह से अलग है। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जानता है कि आशीष V16 पावर ड्रग तक पहुंचकर उसे हासिल करने के बाद उसे धोखा दे सकता है और इसीलिए क्रिस्टोफर बड़े ही चालाकी से आशीष से ये बात छिपा रहा है कि उसने ड्रग कहाँ छुपा रखा है। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, क्या हमें इसके शरीर को स्कैन करना चाहिए? हो सकता है कि क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग अपने ही शरीर में छुपाया हो। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि खतरनाक लोग अक्सर पुलिस और कानून की नजरों से बचने के लिए ज्यादातर छोटी छोटी इलीगल चीजें अपने ही शरीर में छुपाया करते थे। जब चेयर पर बंधे आशीष ने रोहित की बात सुनी तो धीमी सांस लेते हुए आशीष ने रोहित से कहा, मैं पहले ही सब कुछ चेक कर चुका हूँ, मगर V16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर ने किसी ऐसी जगह पर छुपाया है जहाँ तक मैं ना पहुँच पाऊँ। वैसे आप लोग अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो आशीष की बातों पर यकीन करे या ना करे। रोहित के आदमी आशीष को स्कैन करने के लिए तैयार खड़े थे। तभी अनिका ने रोहित से कहा, मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ। मैं जानती हूँ कि अक्सर मुजरिम शरीर के किस हिस्से में इस तरह की चीजें छुपा सकते हैं। मुझे लगता है ये बॉडी स्कैन मुझे करना चाहिए। जब अनिका रोहित को ये कहने के बाद आशीष की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगी तब रोहित ने देखा कि आशीष काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। हालांकि रोहित खुद भी काफी अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि रोहित अच्छी तरह से जानता था कि आशीष के मन में अनिका के लिए किस तरह की फीलिंग थी। इससे पहले कि अनिका आशीष तक पहुंचकर उसका बॉडी स्कैन शुरू कर देती, उससे पहले रोहित ने अनिका को रोकते हुए कहा, अरे रुक जाओ अनिका, इन सारी चीजों में अब्दुल और चिराग भी काफी एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैंने अब्दुल को अपने क्लोज सिक्योरिटी का चीफ बनाया हुआ है। अब्दुल किस दिन काम आएगा? ये कहने के बाद रोहित ने अब्दुल और चिराग को इशारा करते हुए कहा, जाओ आशीष का फुल बॉडी स्कैन करो, पता लगाओ कि V16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर ने कहाँ छुपाया है। रोहित के इस फैसले पर अनिका ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और वो कमरे से बाहर निकल गई। जब चिराग और अब्दुल कमरे के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि कमरे में कुर्सी पर बंधे हुए आशीष के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। चिराग ने रोहित के पास जाकर धीरे से रोहित के कानों में कहा, बॉस ये ब्लैक कैट कहाँ पर है? वो तो अंदर कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी अब्दुल ने आकर रोहित से पूछा, अरे बॉस, अगर ब्लैक कैट अंदर नहीं थी तो भाभी जी को इतने खतरनाक आदमी के साथ अकेला क्यों छोड़ दिया था? और तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंटेरोगेशन की सारी बातें आप भाभी जी के साथ क्यों कर रहे हो? रोहित चिराग और अब्दुल को देखकर बस चुपचाप बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा। चिराग रोहित का रिएक्शन देखकर समझ गया था कि रोहित उनकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए अब्दुल के मुंह पर हाथ रखकर चिराग ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लगभग 10 मिनट बाद कमरे का दरवाजा फिर से खुला। चिराग ने बाहर आकर रोहित के सामने देखकर ना में अपना सर हिला दिया। अब्दुल ने रोहित से कहा, बॉस हमने अच्छी तरह से छानबीन कर ली है, लेकिन V16 पावर ड्रग अभी इसके पास नहीं है। तभी अनिका ने धीमी आवाज में रोहित से कहा, लगता है क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग को किसी ऐसी जगह पर छुपा रखा है
जहां पर आशीष के हाथ ना पहुंचे। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अब भी 16 पावर ड्रग तक पहुंचने का रास्ता कहां से शुरू होगा। रोहित ने फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए चिराग से पूछा, क्या तुम लोगों ने अच्छी तरह से उसकी छानबीन की है? तभी अब्दुल ने इस बात का जवाब देते हुए रोहित से कहा, अरे हमने इसके सारे कपड़े उतार लिए, मगर V16 पावर ड्रग कहीं नहीं मिला हमें। अब्दुल और चिराग के साथ आशीष भी कमरे से बाहर निकला था। जैसे ही आशीष ने अब्दुल की बात सुनी, आशीष ने अपना सर झुका लिया। तभी अचानक अब्दुल को रियलाइज हुआ कि उसने अपनी होने वाली भाभी अनिका के सामने किस तरह की बात कह दी थी। इसलिए अपने दोनों कान पकड़ते हुए अब्दुल ने अनिका की ओर देखकर कहा, अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि आप यहाँ पर खड़ी हैं। पूरी की पूरी सिचुएशन आशीष के लिए काफी ऑकवर्ड हो गई थी। आशीष धीरे धीरे खांसने लगा। तभी अचानक रोहित ने अनिका से पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्रिस्टोफर वापस कब लौटेगा? आशीष की ओर देखते हुए अनिका ने कहा, क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जान चुका है कि V16 पावर ड्रग का राज जानने के लिए मैं उसे तो टॉर्चर कर सकती हूँ, मगर आशीष को टॉर्चर नहीं कर सकती, इसलिए वो छुप गया है। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस लौटेगा। हालांकि अनिका ने भी काफी देर पहले ही क्रिस्टोफर को अपने कब्जे में कर लिया होता, मगर अनिका पहले से ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अनिका ने क्रिस्टोफर को पकड़ा तो वो गायब हो जाएगा। और जो आशीष अनिका को सब कुछ बताने के लिए तैयार था, उससे टॉर्चर करने का कोई मतलब नहीं था। अगर आशीष को भी V16 पावर ड्रग के बारे में पता होता तो वो जरूर अब तक अनिका को बता चुका होता। V16 पावर ड्रग का राज जानने के लिए क्रिस्टोफर का होना जरूरी था, मगर जैसे ही क्रिस्टोफर को इस बात का एहसास हुआ कि वो चारों खाने चित हो गया था, तब वो आशीष का शरीर छोड़कर भाग गया। कहीं न कहीं अनिका को इस बात से ये भी अंदाजा हो गया था कि खतरनाक और खूंखार दिखने वाला क्रिस्टोफर कहीं न कहीं अंदर से डरपोक भी था। परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अक्सर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए वो खतरनाक हथियार और खतरनाक प्लानिंग का सहारा लिया करता था, मगर आज जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो दुश्मनों से लड़ नहीं पाएगा, तो उसने अपने खुराफती दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। मगर अनिका जानती थी कि जिसके पास वक्त बहुत कम था, अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए जल्द से जल्द अनिका V16 पावर ड्रग को हासिल करना बेहद जरूरी समझती थी। किसी को कोई रास्ता नहीं सोच रहा था जिससे वो ये पता लगा सके कि क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग कहाँ छुपाया था। अनिका और रोहित को भी जिंदगी में पहली बार अपने आगे डेड एंड नजर आ रहा था। रोहित ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए अनिका से पूछा, क्या क्रिस्टोफर को बुलवाने का कोई रास्ता नहीं है? I mean, तुम एक न्यूरो सर्जन हो, तुम क्या किसी ऐसी तरकीब के बारे में नहीं जानती जिससे हम क्रिस्टोफर को जबरदस्ती बाहर आने पर मजबूर कर सके? रोहित की ये बात सुनकर कुछ देर के लिए अनिका रोहित को देखती रही। फिर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अनिका ने अपने पास खड़े आशीष से पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्रिस्टोफर सबसे पहले कब आया था और क्यों? आशीष ने अनिका को पूरी बात बताते हुए कहा, जब मैं 6 साल का था तब मुझे जबरदस्ती पावर ड्रग का V8 डोज दिया गया। डोज देने के बाद मेरे शरीर में काफी बदलाव आने लगे। छोटी उम्र की वजह से उन बदलावों को मेरा शरीर झेल नहीं पा रहा था। मैं काफी दर्द महसूस कर रहा था। मेरे आसपास सैकड़ों बच्चे लगातार अपनी जान गंवा रहे थे। मैं भी काफी डर गया था। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि बस मेरी जिंदगी अब कुछ ही सांसों की मेहमान थी। मैं अपने आसपास हो रही मौत की वजह से मैं भी जिंदगी की सारी उम्मीद खो बैठा था। मुझे लग रहा था कि कुछ ही पल में मेरी भी मौत हो जाएगी। और तब अचानक पहली बार क्रिस्टोफर मेरे साथ जुड़ा। उसने उस वक्त मेरी काफी मदद की। उसकी हिम्मत की वजह से ही मैं उस दर्द को झेल पाया। ये कहा जा सकता है कि उस वक्त क्रिस्टोफर ने ही मेरी जान बचाई थी। अगर क्रिस्टोफर उस वक्त न आया होता तो शायद मैं 6 साल की उम्र में ही बाकी बच्चों के साथ अपनी जान गंवा बैठा होता। मगर क्रिस्टोफर की हिम्मत की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का वो दर्द फेस कर लिया। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आशीष की जान पर खतरा होता है तब क्रिस्टोफर उसे बचाने के लिए आता है। अनिका की बात सुनने के बाद रोहित भी गहरी सोच में डूब गया। इससे पहले कि अनिका और रोहित कुछ कहते, आशीष ने ही अनिका को सजेशन देते हुए कहा,
तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम लोग मुझे मार पीट कर इतना पीटो कि मेरी जान निकलने लगे। मैं जानता हूँ कि मुझे मरने से बचाने के लिए क्रिस्टोफर जरूर आएगा। अनिका भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि V16 पावर ड्रग पाने के लिए अब किसी भी हालत में उसका क्रिस्टोफर से मिलना बहुत जरूरी था। मगर अनिका ये भी सोच रही थी कि क्या उसे इस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए। अनिका अपनी सोच में डूबी थी। तभी अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए अब्दुल ने कहा, हाँ यही सही रास्ता रहेगा। हम इस आदमी को इतना मारेंगे कि इसके शरीर से जान निकल जाए, तभी वो पागल सन की वापस इसके शरीर में लौटेगा। ये कहने के बाद जैसे ही अब्दुल आशीष की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, तभी चिराग ने अब्दुल को ऐसा करने से रोक लिया और रोहित के ऑर्डर का इंतजार करने लगा। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित ने अब्दुल और चिराग की ओर देखकर कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो आशीष की जान जा सकती है। अनिका भी रोहित की बातों से सहमत थी। सचमुच इस प्लानिंग में बहुत खतरा था और अनिका भी V16 पावर ड्रग पाने के लिए आशीष की जान में नहीं डाल सकती थी। रोहित ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, तुम लोग एक काम करो, आज रात इस पूरी जगह को छान मारो और पता लगाओ कि V16 पावर ड्रग यहाँ है या नहीं। इस बिल्डिंग का कोई कोना मत छोड़ना। हर एक कमरा, हर एक दीवार, हर एक कोना छान मारो। जरूरत पड़े तो दीवारें तोड़ दो। जमीन में गड्ढा खोदना पड़े तो वो भी करो। किसी भी हालत में ये पता लगाओ कि V16 पावर ड्रग इस बिल्डिंग में मौजूद है या नहीं। मुझे लगता है हमें क्रिस्टोफर का कुछ वक्त तक इंतजार करना होगा। अनिका भी रोहित की बात से पूरी तरह से सहमत थी। हो सकता है कि कुछ देर में या तो क्रिस्टोफर बाहर आ जाए या अनिका और रोहित को कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे वो लोग V16 पावर ड्रग तक पहुंच पाएं। रोहित के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद रोहित के आदमी स्टेयरकेस उतरकर बिल्डिंग की छानबीन करने लगे। अपने आदमियों के साथ चिराग और अब्दुल भी स्टेयरकेस से उतरकर नीचे गए। नीचे जाने के बाद अब्दुल ने चिराग की ओर देखकर कहा, अरे यार, तुम्हें क्या लगता है बॉस ने उस आशीष को पीटने से मुझे क्यों रोक लिया? देखो, साफ साफ बात करता हूँ मैं। मुझे तो लगता है कि उस आशीष को मैडम बहुत अच्छी लगती हैं। अरे ये तो सही मौका मिला था। बॉस तो ऐसे पिटाई करते कि जिंदगी में दोबारा मैडम की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। चिराग ने अब्दुल के पीठ पर धीरे से एक चपत लगाते हुए कहा, अरे तुम चुप करो यार, कभी भी कुछ भी बोलते हो। चलो जाओ, बॉस ने जो कहा है वो करो। वहाँ ऊपर अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर रोहित कुछ देर तक अपने सामने खड़े आशीष डोगरा को देखता रहा। रोहित ने जब बिल्डिंग पर हमला किया था तब अलेक्जेंडर को रेस्क्यू करते ही रोहित ने उसके साथ वाले कमरे में अपने कुछ खास आदमियों के साथ बंद कर लिया था। जब रोहित ने दोबारा वो कमरा खोला तो उसने देखा कि अलेक्जेंडर बड़ी ही शांति से बिस्तर पर सो गया था। रोहित ने आशीष की ओर देखकर कहा, तुम कहाँ सोना चाहते हो? वहाँ ऊपर की मंजिल पर सिर्फ 2 ही कमरे थे। रोहित का सवाल सुनने के बाद आशीष हल्की हल्की खांसी लेते हुए अनिका की ओर देखने लगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि रोहित के सवाल का अनिका के साथ क्या कनेक्शन था। तभी आशीष ने अपना गला खराशते हुए रोहित से कहा, देखिए, क्रिस्टोफर कभी भी किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जब वो दोबारा मेरे शरीर में लौटकर आए तो आप बिना वक्त गंवाए उसके साथ इंटेरोगेशन कर सकें। आशीष की बात सुनते ही अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है आशीष, हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर क्रिस्टोफर आता है तो जल्द से जल्द मुझे उसकी इंटेरोगेशन शुरू कर देनी चाहिए, वरना पता नहीं दोबारा ये मौका कब मिले। मुझे लगता है मैं और आशीष एक ही कमरे में ठहरेंगे। जैसे ही अनिका ने ये बात कही, रोहित ने एक ऊंची आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिका हैरानी से रोहित को देखती रही। अचानक ही रोहित का इस तरह का रिएक्शन देखकर अनिका चौंक गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रोहित ने इस तरह से क्यों चिल्लाया था। तभी रोहित ने बात बनाते हुए अनिका से कहा, नहीं, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर क्रिस्टोफर अचानक आशीष के शरीर में आ जाता है तो हो सकता है कि वो तुम पर अटैक कर दे। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही आशीष के साथ सो जाता हूँ। अगर क्रिस्टोफर आता है तो मैं तुम्हें आवाज लगाकर बुला लूंगा। अनिका को रोहित का ये प्लान भी ठीक लग रहा था,
मगर अनिका अभी भी ये नहीं समझ पाई थी कि जब अनिका ने रोहित से ये कहा कि वो आशीष के साथ रुकेगी, तब रोहित ने इस तरह से रिएक्शन क्यों दिया था। ये बात सिर्फ आशीष और रोहित ही जानते थे कि अचानक रोहित ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया था। जब तीनों ने आखिरकार ये फैसला कर लिया कि कौन किसके साथ रहेगा, उसके बाद अनिका कमरे में जाकर एलेक्जेंडर के साथ सो गई। जब अनिका ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, तब रोहित और आशीष भी बगल के कमरे में जाकर सोफे पर बैठ गए। आशीष और रोहित दोनों ने देखा कि कमरे में बिस्तर सिर्फ एक था। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद रोहित ने आशीष से कहा, तुम चाहो तो बिस्तर पर लेट सकते हो, मैं यही सोफा पर सो जाता हूँ। आशीष ने भी रोहित की इस बात पर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं किया। रोहित ने अपना जैकेट उतारते हुए आशीष से पूछा, वैसे इस क्रिस्टोफर के साथ तुम एडजस्ट कैसे कर लेते हो? मेरा मतलब है तुम दोनों टोटली डिफरेंस पर्सनालिटी हो। तुम दोनों की सोच, बातचीत करने का तरीका सब कुछ अलग है। फिर एक ही शरीर में दो अलग अलग पर्सनालिटी किस तरह से रह सकती है? आशीष ने रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, देखो शायद तुम्हें ये सारी बातें सुनने में बहुत अजीब लगेगी, मगर मेरी जिंदगी से जुड़ा ये सबसे बड़ा सच है। क्रिस्टोफर कब आता है कब जाता है ये तो खुद मैं भी नहीं जानता। हाँ, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ तुम्हें कि इस शरीर की जो असली पर्सनालिटी है वो मैं हूँ, यानी कि आशीष डोगरा। क्रिस्टोफर ने अपने शरीर पर कब्जा जमा लिया है। हर गुजरते वक्त के साथ मेरे शरीर पर क्रिस्टोफर का कब्जा बढ़ता जा रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब क्रिस्टोफर इस शरीर के अंदर बस रहे आशीष डोगरा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जब आशीष ने ये बात कही तब रोहित ने देखा कि आशीष के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए आशीष ने रोहित की ओर देखकर कहा, वैसे मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हम दोनों के बीच खून का रिश्ता है। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रोहित और आशीष के बीच में जो खून का रिश्ता था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। रोहित ये भी जानता था कि शायद आशीष ये समझ रहा था कि रोहित किंग का बेटा था और उसका भाई शायद आशीष डोगरा ये नहीं जानता था कि रोहित की मां आयशा मारवा किंग की बेटी थी। रोहित इस वक्त आशीष को ये सब कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता था। आशीष ने जब देखा कि रोहित खामोश अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था, तब आशीष अपनी जगह से उठकर बिस्तर के पास गया और बिस्तर पर लेटे हुए आशीष ने रोहित से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, जरा ख्याल रखना। क्रिस्टोफर किसी भी वक्त आ सकता है। नींद में भी अपनी आंखें खोले रखना। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि क्रिस्टोफर कितना खतरनाक है। आशीष जैसे ही सो गया, रोहित अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर अनिका भी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका भी रोहित का इंतजार कर रही थी। रोहित ने अपने कमरे का दरवाजा आधा बंद करके धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम अब तक जाग रही हो, सोई नहीं? अनिका की आंखों में एक बेचैनी नजर आ रही थी। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या क्रिस्टोफर आया? अनिका की बात सुनकर रोहित ने सिर्फ ना में अपना सर हिला दिया। रोहित की ना सुनकर अनिका भी काफी मायूस हो गई। अनिका ने रोहित से पूछा, हमें कितनी देर और क्रिस्टोफर का इंतजार करना होगा? मुझे नहीं लगता इस बार क्रिस्टोफर आसानी से बाहर निकलेगा, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम है। अनिका की आंखों में एलेक्जेंडर के लिए काफी चिंता नजर आ रही थी। रोहित ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है जिससे क्रिस्टोफर हमारे सामने जरूर आएगा। ये कहने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, मगर इस वक्त तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। तुम जानती हो ना, अगर तुम्हें नींद नहीं मिली तो उसका सीधा असर तुम्हारी हेल्थ पर हो सकता है। अनिका ने रोहित की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। सुबह डाइनिंग टेबल पर काफी शानदार नाश्ता सजाया गया था। विजया ने सबके लिए सबके पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया था। आशीष के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात की नींद ने तो उसकी हालत में काफी सुधार ला दिया था। वहीं रोहित की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित रात भर सोया नहीं था। रोहित की आंखों के नीचे डार्क सर्कल नजर आने लगे थे। डाइनिंग टेबल पर रोहित के सामने बैठे हुए आशीष ने रोहित से कहा, अरे मुझे लग रहा है कि तुम रात भर ठीक से सोए नहीं। रोहित ने अपने मोबाइल में कुछ टाइप करते हुए सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया।
तभी अनिका अलेक्जेंडर को लेकर सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। अनिका और अलेक्जेंडर रोहित के ठीक बगल में डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तीनों को एक साथ एक फैमिली की तरह देखकर आशीष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी प्लेट में खाना डालते हुए आशीष ने रोहित से पूछा, तो क्या हुआ, कल रात क्या क्रिस्टोफर आया था? आशीष के इस सवाल पर रोहित ने अपनी कमर सीधी में की और ना में अपना सर हिलाया। तभी अनिका ने धीमी आवाज में रोहित से पूछा, तुम कल रात को कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक तरकीब है जिससे हम क्रिस्टोफर से दोबारा मिल सकते हैं। रोहित ने अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरे पास एक सलूशन है, मगर वक्त आने पर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। पहले घर चलते हैं ताकि हमें जो कुछ भी करना है हम वही करेंगे। अनिका ने हैरानी से रोहित की ओर देखते हुए कहा, हम लोग घर जा रहे हैं? अनिका की हैरानी देखते हुए रोहित ने अनिका से कहा, हाँ, उसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? हम पूरी जिंदगी इस गांव में तो नहीं बिता सकते ना, हमें घर तो लौटना ही पड़ेगा। हमारे घर। रोहित ने ये बात आशीष की ओर देखते हुए कहा था। आशीष भी अच्छी तरह से रोहित का इशारा समझ गया था। आशीष सर झुकाकर अपनी प्लेट से नाश्ता करता रहा। अनिका ने एक बाउल में दूध लिया और उसमें कुछ कॉर्नफ्लेक्स डालकर अलेक्जेंडर के सामने रख दिया। अलेक्जेंडर भी चम्मच से अपने सामने रखा हुआ नाश्ता खाने लगा। कुछ देर बाद नन्हे अलेक्जेंडर ने अपना सर उठाकर कहा, डैडी। अलेक्जेंडर की आवाज सुनते ही अपने ख्याल में डूबे हुए रोहित ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? मगर तभी रोहित ये देखकर शॉक हो गया कि अलेक्जेंडर उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अलेक्जेंडर की नजरें उसके ठीक सामने बैठे आशीष पर थी, मगर आशीष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आशीष ने अलेक्जेंडर की बात सुनी ही नहीं थी। अलेक्जेंडर ने फिर से धीमी आवाज में कहा, डैडी, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तभी अचानक आशीष की नजरें अलेक्जेंडर की नजरों से टकराई। अलेक्जेंडर को अपनी ओर देखकर आशीष काफी चौंक गया। आशीष ने अपने हाथों में पकड़ी हुई चम्मच नीचे रखी और अनिका की ओर देखकर भटकती हुई आवाज में कहने लगा, क्या ये मुझसे बात कर रहा है? अनिका ने मुस्कुराते हुए आशीष से कहा, हाँ, मैंने ही इसे कहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ने अलेक्जेंडर को ये क्यों सिखाया था कि वो आशीष को डैड कहे। रोहित के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी इनसिक्योर हो गया था। तभी अनिका ने पूरी बात समझाते हुए आशीष से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक टेस्ट रखी थी। अगर अलेक्जेंडर के डैड कहने पर तुम तुरंत उसकी तरफ देखते हैं तो ये बात पक्की हो जाती कि इस वक्त हमारे सामने जो आदमी बैठा है वो आशीष नहीं बल्कि क्रिस्टोफर है। जब रोहित को अनिका की पूरी बात समझ में आई तब रोहित ने राहत की सांस ली, मगर आशीष ने कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद अनिका से कहा, हाँ, ये तरकीब तो अच्छी है, मगर मुझे नहीं लगता कि इस तरकीब पर भरोसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कोई एक सीक्रेट कोड रखना चाहिए, मगर मैं उस कोड को जानता हूँ तो मैं आशीष हूँ। हमारे बीच एक सीक्रेट कोड तय करना ही अच्छा होगा। अनिका और रोहित भी आशीष की इस बात से एग्री हुए। आशीष के साथ कोड डिसाइड करने के बाद रोहित ने सबसे कहा, ठीक है, मुझे लगता है सब लोगों को अपना अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना है। वैसे तो अनिका अपने साथ कोई सामान नहीं लाई थी, मगर बाकी लोगों ने भी अपनी ज़रूरत का सामान पैक कर लिया और रोहित की निगरानी में सब लोग शहर से लौटने के लिए उस पुरानी बिल्डिंग से बाहर निकले। रोहित, अनिका, आशीष और अलेक्जेंडर एक बड़ी सी वैन में बैठकर शहर की ओर जाने लगे। रोहित का पूरा काफिला रोहित की वैन के आगे पीछे एक झुंड बनाकर शहर की ओर आगे बढ़ने लगा। वैन में बैठी अनिका ने अचानक ही रोहित और आशीष से कहा, देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास एक ट्रीटमेंट है जिसके जरिए हम क्रिस्टोफर को बाहर आने पर मजबूर कर सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट की वजह से आशीष को काफी दर्द होगा। मेरे ख्याल से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मगर रोहित, तुम जो टेक्निक कह रहे हो वो काम नहीं आती है तो फिर हमें मेरी ही ट्रीटमेंट का सहारा लेना होगा। आशीष ने भी अनिका की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अगर तुम्हारे ट्रीटमेंट के जरिए क्रिस्टोफर बाहर आता है तो मैं कितने भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। अनिका ने ये बात सुनते ही रोहित की ओर देखकर कहा, अलेक्जेंडर का इलाज करने में अभी कुछ और दिन बाकी है, कुछ दिन इंतजार करते हैं। अगर तुम्हारी तरकीब काम नहीं आई
तो हम मेरी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। रोहित ने अनिका की पूरी बात सुनकर अनिका की बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ ठीक है, पहले मेरी तरकीब का इस्तेमाल करके देखेंगे। रोहित जिस वैन में सबको वापस ले जा रहा था वो एक काफी आलीशान वैन था। उस वैन के अंदर एक बेडरूम, एक जकूजी, एलेक्जेंडर के खेलने के लिए खिलौने, देखने के लिए टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर में खाने पीने का काफी सामान पड़ा हुआ था। एलेक्जेंडर सारी चीजों को एंजॉय करता हुआ खिड़की से बाहर का नजारा देख रहा था। बाहर काफी बारिश हो रही थी और बिजली की कड़क साफ दिखाई दे रही थी। नन्हा सा एलेक्जेंडर ये सब कुछ देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा था। एलेक्जेंडर ने अनिका के पास आकर कहा, मम्मा तुम भी देखो बाहर कितनी बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, काफी मजा आ रहा है देखकर। बातों ही बातों में अनिका और रोहित को ये पता भी नहीं चला कि कब मौसम इतना बदल गया था। अनिका ने जब खिड़की से झांककर बाहर देखा तो उसे एहसास हुआ कि बादल सचमुच काफी गहरे हो गए थे। दिन के उजाले में भी रात जैसी फीलिंग आ रही थी। आसमान में जो रोशनी थी वो भी काफी डरावनी लग रही थी। हर कड़कती हुई बिजली के साथ ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे। जब रोहित ने रेडियो ऑन करके देखा तो रेडियो पर अनाउंसमेंट चल रही थी कि बादल फटने की वजह से कई गांवों में बाढ़ आ गई है। जगह जगह पर बिजली गिरने की वजह से कई रास्ते भी बंद किए गए थे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मौसम इतनी जल्दी इतना बदल कैसे गया था। रेडियो पर हुई है अनाउंसमेंट को सुनने के बाद रोहित भी काफी परेशान नजर आ रहा था। आगे का रास्ता काफी धुंधला नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश की बूंदों के बीच में कोई जगह ही नहीं बची थी। देखते ही देखते वैन के हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित किसी वैन में नहीं बल्कि किसी नाव में बैठकर किसी नदी को पार कर रहा था। रोहित ने देखा कि अपने आसपास का मौसम काफी भयानक हो गया। तभी अचानक वैन के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। जब रोहित ने वैन का दरवाजा खोला तो भीगा हुआ अब्दुल वैन के अंदर दाखिल हुआ और तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहने लगा, बॉस आगे चट्टान गिर गई है जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अब्दुल की बात सुनकर रोहित और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया था। अनिका को भी निकलते वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि मौसम इतनी जल्दी रंग बदल लेगा। मौसम का ऐसा भयानक रूप देखने के बाद अब्दुल के चेहरे पर काफी घबराहट नजर आ रही थी। जहां सभी लोग मौसम के इस बदले हुए रूप को देखकर शॉक नजर आ रहे थे, वहीं रोहित गहरी सोच में डूबा हुआ था। अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, अभी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें? पहले तो तुमने कहा था कि हम कुछ दिनों तक वहीं उसी गांव में रहेंगे, फिर अचानक तुमने ये शहर जाने का मन कैसे बना लिया? निकलने से पहले एक बार फोरकास्ट चेक कर लिया होता। अनिका की आवाज सुनकर रोहित पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे अनिका एक आम बीवी की तरह अपने पति की प्लानिंग पर उंगलियां उठा रही थी। हालांकि कहीं न कहीं रोहित को ये बात अच्छी भी लग रही थी, मगर रोहित इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मन ही मन वो किसी की प्लानिंग कर रहा था। रोहित की वैन के अंदर आकर अब्दुल ने रोहित से कहा, बॉस इस गांव में तो कहीं होटल भी नहीं है, मुझे लगता है हमें वापस उस गांव चले जाना चाहिए जहां से हम निकले थे। तभी रोहित की नज़र उस पहाड़ी की चोटी पर पड़ी जिसके नीचे रोहित की वैन फंसी हुई थी। रोहित ने इशारा करते हुए जोर से वैन के अंदर मौजूद सभी लोगों को आवाज देते हुए कहा, जल्दी से निकलो इस वैन से, पहाड़ी की चोटी से वो बड़ा सा पत्थर गिरने वाला है। जैसे ही वैन में मौजूद सभी लोगों ने रोहित की ये बात सुनी, सब लोग अपनी जान बचाकर वैन से बाहर भागे। अब्दुल ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उसे वैन से बाहर खींचकर ले गया। ड्राइवर भी जल्दी से अपनी जान बचाकर खिड़की से कूद गया। अनिका ने जल्दी से एलेक्जेंडर को पकड़ लिया और वैन से बाहर कूद गई। आशीष भी जल्दी से अपना बेल्ट निकालकर वैन से बाहर कूद पड़ा। जब आशीष ने वैन से बाहर कूदने के बाद अपने आप को संभालते हुए अपने आसपास देखा तो वो ये देखकर चौंक गया कि सभी लोग बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे। रोहित भी घूर घूर के आशीष की ओर देख रहा था। जब आशीष ने पहाड़ी की चोटी की ओर नजर डाली तो वो ये देखकर भी हैरान हो गया कि चोटी से कोई पत्थर नहीं गिरने वाला था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर सब कुछ नॉर्मल था तो फिर रोहित ने इस तरह से उन्हें वैन से बाहर निकलने के लिए क्यों कहा था। हालांकि बारिश काफी तेज थी, बिजली भी कड़क रही थी, मगर रोहित ने जिस तरह से शोर मचाया था वो देखकर आशीष को लगा कि वैन में मौजूद सभी लोगों की जान को खतरा था। हालांकि अनिका भी रोहित की इस हरकत को देखकर काफी हैरान थी। अनिका ने रोहित के पास जाकर पूछा, क्या हो गया है तुम्हें रोहित, तुमने इस तरह से चीख क्यों लगाई। रोहित और अनिका को बारिश में भीगता हुआ देखकर रोहित के आदमियों ने अनिका और अलेक्जेंडर को तुरंत बड़े बड़े छातों से कवर कर लिया। बरसात के पानी में भीग रहे आशीष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित उसके साथ क्या चाल चल रहा था। तभी रोहित ने अनिका को पूरी बात समझाते हुए कहा, देखो कुदरत तो मेरे हाथों में नहीं है, मौसम किस पल क्या करवट बदल ले ये सब तो मैं भी नहीं कर सकता, मगर हाँ इंसान के मन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। भले ही तुम डॉक्टर हो मगर एक बिजनेसमैन होने के नाते इंसानी सोच को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जब मैंने वैन में मौजूद सभी लोगों को मौत का डर दिखाया तब सभी लोगों ने सबसे पहले उस चीज को अपने साथ लिया जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा या फिर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जैसे अब्दुल ने आज अपनी वफादारी दिखा दी। मौत का डर देखते ही उसने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सुरक्षित कर लिया। जब ड्राइवर हमारी वैन से कूदा तब उसने सबसे पहले डैशबोर्ड के ऊपर रखा अपना वॉलेट उठाया और खिड़की से बाहर कूद गया। एक माँ होने के नाते तुमने सबसे पहले अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ा और उसे खतरे से बाहर निकालने की कोशिश की। अनिका रोहित की बातें बड़े ही गौर से सुन रही थी, मगर अनिका भी ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी तरह से जानती थी। आखिर रोहित प्रूफ क्या करना चाहता था, यह बात अनिका की समझ में नहीं आ रही थी। तभी आशीष की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, इंसान जब अपने आप को खतरे में महसूस करता है तब सबसे पहले उसका सब कॉर्डियंस माइंड एक्टिव हो जाता है। क्रिस्टोफर ने भले ही हमें ना बताया हो कि V16 पावर ड्रग उसने कहाँ छुपाया है, मगर क्रिस्टोफर का वो सब कॉर्डियंस माइंड जो इस वक्त आशीष के शरीर में मौजूद है वो हमें V16 पावर ड्रग तक जरूर पहुंचाएगा। अपनी जान पर खतरा देखते हुए आशीष ने सबसे पहले जो चीज अपने साथ वैन से बाहर निकाली वही है V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का सुराग। रोहित की ये बात सुनने के बाद सभी लोग दंग रह गए। खुद आशीष भी रोहित की बात सुनकर दंग रह गया था, मगर आशीष की हैरानी तब बढ़ी जब आशीष ने अपने लेफ्ट हैंड में एक ब्लैक प्लास्टिक बैग देखी। उस अजीब से गांव से निकलने से पहले रोहित ने कई बार सोचा था कि वो किस तरह से क्रिस्टोफर के दिमाग से V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का सुराग निकाले। भले ही रोहित के आदमियों ने क्रिस्टोफर का पूरा अड्डा छान मारा था, मगर फिर भी ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था कि क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग उस गांव में नहीं छुपाया था। मगर फिर भी रोहित ने उस गांव से निकलने की बात की। रोहित ने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो क्रिस्टोफर को रिलैक्स कर देना चाहता था। क्रिस्टोफर कब आशीष के शरीर में आता था और कब निकल जाता था यह बात कोई नहीं बता सकता था, खुद आशीष भी नहीं। मगर रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोहित आशीष को अपने साथ उस गांव से बाहर ले जाएगा तो क्रिस्टोफर भी जरूर V16 पावर ड्रग या V16 पावर ड्रग तक पहुंचने का सुराग अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वैन में बैठते वक्त भी रोहित ने आशीष की चेकिंग नहीं करवाई। क्रिस्टोफर आसानी से वो ब्लैक प्लास्टिक बैग आशीष की जेब में छुपाकर वैन में बैठ गया। वैन में बैठते ही वह छोटी सी काली प्लास्टिक बैग क्रिस्टोफर ने सीट के नीचे छुपा दी थी। हालांकि तब किसी ने ये बात नोटिस नहीं की थी। खुद आशीष भी नहीं जानता था कि क्रिस्टोफर ने ये सब कुछ कब किया था। हैरान आशीष ने अपने हाथ में प्लास्टिक बैग देखकर रोहित की ओर देखकर कहा, मैं खुद भी नहीं जानता कि ये बैग मेरे पास कहां से आई, मेरा यकीन मानो। आशीष के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ये नहीं जानते कि यह बैग तुम्हारे पास कैसे आई, मगर तुम्हारा सब कॉर्डियंस माइंड ये जानता था कि ये प्लास्टिक बैग कहाँ रखी थी। इसलिए जब मौत का खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा था तब तुम्हारे सब कॉर्डियंस माइंड ने वही चीज अपने साथ ली जो इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। क्योंकि ये मत भूलो कि तुम्हारा सब कॉर्डियंस माइंड और क्रिस्टोफर का सब कॉर्डियंस माइंड एक ही है। क्रिस्टोफर के सीने में दफन राज को बाहर निकालने का सबसे बढ़िया मौका मुझे ऊपर वाला नहीं दे सकता था।
मैंने भी मौके का फायदा उठाया और अंधेरे में एक तीर चलाया जो ठीक निशाने पर लगा। अनिका रोहित की बातों से काफी इम्प्रेस हो गई थी। इतने दिनों में पहली बार अनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि आशीष के हाथों में जो प्लास्टिक बैग थी वही अलेक्जेंडर की जान बचाने का एकमात्र जरिया था। अनिका जल्द से जल्द V16 पावर ड्रग अपने कब्जे में कर लेना चाहती थी और अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार आशीष के हाथों V16 पावर ड्रग लग जाए तो वो खुशी खुशी अनिका के हवाले कर देगा। V16 पावर ड्रग को हासिल करने के लिए जैसे ही अनिका ने आशीष की ओर अपने कदम आगे बढ़ाए, आशीष अचानक ही छलांग लगाकर बहन के ऊपर बैठ गया। आशीष अचानक अजीब तरह से अनिका और अपने सामने खड़े बाकी लोगों को देखने लगा। फिर अचानक ही अपनी आवाज भारी करते हुए आशीष डोगरा ने वो प्लास्टिक बैग अपने कोट की जेब में रख दी और जोर से तालियां बजाकर सीटी मारने लगा। फिर अचानक ही आशीष ने अपना एक हाथ जोर से अपनी जांघ पर मारा और रोहित की ओर देखकर कहा, भाई मान गए गुरु तुम्हें, क्या दिमाग पाया है तुमने? कभी कभी मैं सोचता था कि ये अनिका जैसी लड़की तुम जैसे लड़के को कैसे मिली। वो कहते हैं ना, लंगूर के मुंह में अंगूर। मगर आज तुमने एक बात साबित कर दी कि तुम भी टक्कर के लड़के हो। कुछ तो बात है तुम में जो अनिका को तुम्हारे साथ बांध कर रखती है। आखिर हम दोनों के जिस्म में एक ही खून बह रहा है। अचानक ही क्रिस्टोफर को अपने सामने देखकर अनिका और रोहित हैरान रह गए। अनिका ने धीमी आवाज में गाड़ी के ऊपर बैठे क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्रिस्टोफर क्या ये तुम हो? अनिका की बात सुनने के बाद कुछ देर तक क्रिस्टोफर अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। क्रिस्टोफर के सिर से बारिश की बूंदें लगातार टपक रही थी। बूंदों के बीच में भी क्रिस्टोफर की आंखों में जुनून साफ नजर आ रहा था। अनिका पहचान चुकी थी कि सामने जो शैतानी आंखें दिख रही थी वो आशीष की नहीं बल्कि क्रिस्टोफर की थी। क्रिस्टोफर अचानक ही गाड़ी की कार की छत पर खड़ा हो गया और अपना एक पांव जोर से गाड़ी की छत पर पटकते हुए रोहित और अनिका से कहने लगा, क्या लगा था तुम्हें? ये छोटी मोटी प्लानिंग करके, ये सस्ते ट्रिक मुझ पर आजमा के तुम आसानी से V16 पावर ड्रग अपने कब्जे में कर लोगे? बिल्कुल नहीं। अगर तुम स्मार्ट हो तो इतना याद रखना कि मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। V16 पावर ड्रग इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में नहीं लगने दूंगा। जैसे ही क्रिस्टोफर ने यह बात कही, रोहित ने अपने आदमियों को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही रोहित के आदमी दौड़कर गाड़ी की बोनट पर चढ़ गए। मगर जैसे ही वो लोग क्रिस्टोफर के हाथ से वो प्लास्टिक बैग छुड़ाने की कोशिश करने लगे, क्रिस्टोफर ने एक के बाद एक सबको लात मारी और उन्हें गाड़ी की बोनट से गिरा दिया। जब रोहित के एक आदमी ने बंदूक दिखाकर क्रिस्टोफर को शूट करने की कोशिश की, तब अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, इसे शूट मत करना, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इसके बैग में जो चीज मौजूद है वो V16 पावर ड्रग ना हो और उस तक पहुंचने का सिर्फ सुराग हो। जब तक V16 पावर ड्रग हमारे हाथ नहीं आ जाता, कोई इसे कुछ नहीं करेगा। जब रोहित ने देखा कि अनिका और रोहित के सारे आदमी बेबस हो चुके थे, तब रोहित ने अपना जैकेट उतारते हुए क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, तो अब मैं भी क्रिस्टोफर से मुकाबला करके वो V16 पावर ड्रग हासिल कर लेता हूँ। रोहित को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर क्रिस्टोफर इतना तो समझ गया था कि रोहित बड़ी ही आसानी से फाइट में क्रिस्टोफर को हरा देगा। इससे पहले कि रोहित कार के नजदीक पहुंच पाता, क्रिस्टोफर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्लास्टिक बैग को खाई की ओर कर दिया और कहा, देखो, आगे बढ़ने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि मैं ये V16 पावर ड्रग नीचे खाई में फेंक दूंगा। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि V16 पावर ड्रग एक लिक्विड सिरप था। अगर क्रिस्टोफर ने वो लिक्विड खाई में फेंक दी तो V16 पावर ड्रग को वापस हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। हजारों फीट ऊंची खाई से गिरने के बाद उस कांच की शीशी में स्टोर V16 पावर ड्रग का बचना नामुमकिन था। अनिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर को बचाने का इस दुनिया में अगर कोई एक तरीका था तो वो सिर्फ V16 पावर ड्रग था। V16 पावर ड्रग को खोने का मतलब था हमेशा हमेशा के लिए अलेक्जेंडर को खो देना। जब अलेक्जेंडर को अनिका की आंखों में बेबसी दिखी, तब अलेक्जेंडर भी अपने किए पर काफी शर्मिंदा होने लगा।
ना तो अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर की बात मानी होती और अपने ही घर से भी 16 पाउंड ड्रग चुरा कर क्रिस्टोफर के हवाले किया होता, और ना ही आज उसे और उसके परिवार को ये दिन देखना पड़ता। अलेक्जेंडर ने पिछले दिनों में देख लिया था कि उसकी एक गलती की वजह से अनिका और उसके पूरे परिवार को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी थी। अलेक्जेंडर बस घबराकर अनिका के पैरों के पीछे छिप गया। नन्हे से अलेक्जेंडर को इस तरह बेबस देखकर अचानक ही बैन के ऊपर खड़ा क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। क्रिस्टोफर ने वो प्लास्टिक बैग ठीक ऐसी जगह पकड़ रखी थी जहां से अगर वो प्लास्टिक बैग से ग्रिप छोड़ देता तो प्लास्टिक बैग हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती, वो भी 16 पाउंड ड्रग के साथ। इस बार क्रिस्टोफर ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए रोहित से कहा, चलो अब हिम्मत है तो आ जाओ आगे और मुकाबला कर लो मेरे साथ, हरा दो मुझे मुकाबले में, मगर इतना याद रखना कि मेरी हार के साथ साथ तुम्हारे बेटे की सांसें भी हमेशा के लिए जिंदगी के सामने हार जाएगी। रोहित हैरान होकर अनिका को देखता रहा। क्रिस्टोफर की आंखों में जुनून और पागलपन दोनों नजर आ रहे थे। रोहित अब तक जान चुका था कि अगर रोहित ने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हो सकता था कि क्रिस्टोफर सचमुच वह प्लास्टिक के बैग खाई में फेंक दे। क्रिस्टोफर अपने आसपास खड़े सभी लोगों की बेबसी देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद क्रिस्टोफर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई काली बैग की जिप खोली और फिर उसके अंदर से एक छोटी सी शीशी निकाली। अनिका उस शीशी को देखकर हैरान हो गई। रोहित भी एक बार कंफर्म कर लेना चाहता था कि क्रिस्टोफर के हाथ में जो छोटी सी बोतल थी वह सचमुच भी 16 पाउंड ड्रग थी या नहीं। जब रोहित ने अनिका की ओर देखा तो अनिका ने भी रोहित को देखकर हाँ में अपना सर हिला दिया। इसका मतलब था कि क्रिस्टोफर के हाथों में जो छोटी सी बोतल थी वह भी 16 पाउंड ड्रग की बोतल थी। अनिका ने खुद वह बोतल डिजाइन की थी। उस बोतल के मैकेनिज्म कुछ ऐसी थी कि कुछ वक्त अगर भी 16 पाउंड ड्रग को रेफ्रिजरेटर से बाहर भी निकाला जाए तो वह जल्दी खराब नहीं होगी। बोतल की बनावट, उस पर लगा ढक्कन और ढक्कन पर लगा सील देखकर अनिका समझ गई थी कि यही भी 16 पाउंड ड्रग की असली बोतल थी। अनिका ने खास तौर से वह बोतल बनाई थी। अपने अंगूठे और अंगुलियों के बीच में उस बोतल को फंसाकर क्रिस्टोफर अपने आसपास खड़े सभी लोगों को दिखाने लगा। उसके बाद क्रिस्टोफर ने अपनी नजरें रोहित पर जमा ली और कहा, अब आ जाओ, करो मुकाबला मेरे साथ। हमारी रगों में भले एक ही खून दौड़ रहा हो, मगर तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम एक डरपोक हो क्योंकि तुम एक आम इंसान हो, मगर मैं खुला आजाद पंछी। मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। तुम मुझ पर जीत नहीं हासिल कर सकते। रोहित का दिल तो कर रहा था कि क्रिस्टोफर को ऐसा सबक सिखाए कि वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही अकड़ में दफन हो जाए, मगर वो जानता था कि यह वक्त बदला लेने का नहीं था, बल्कि अलेक्जेंडर के लिए भी 16 पाउंड ड्रग हासिल करने का था। रोहित ने अपनी आवाज नरम करते हुए बैन की छत पर खड़े क्रिस्टोफर से कहा, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे जरा सोचो, एक छोटे से बच्चे की जान का सवाल है। अगर तुमने उस भी 16 पाउंड ड्रग को बर्बाद कर दिया तो अलेक्जेंडर का इलाज नहीं हो पाएगा, और फिर अलेक्जेंडर तुम्हें डैड कहकर पुकारता है। क्या तुम्हें अलेक्जेंडर के लिए जरा सा भी हमदर्दी नहीं है? रोहित की ये बात सुनते ही क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, अगर वह मेरा सगा बेटा होता तब भी 16 पाउंड ड्रग मैं तुम लोगों के हवाले नहीं करता। मैं उसे मर जाने देता। जानती हो क्यों? क्योंकि उसकी रगों में ही वही गंदा खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी और मेरी रगों में दौड़ रहा है। मेरे खुद के बाप ने अपने सैकड़ों बच्चों को मौत के हवाले कर दिया, तो फिर यह अलेक्जेंडर तो मेरा बेटा भी नहीं है। मैं अपनी जान बचाने के लिए ऐसे 100 अलेक्जेंडर को कुर्बान कर सकता हूँ। नन्हे से अलेक्जेंडर ने जब क्रिस्टोफर की यह बात सुनी तब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 6 साल उसने इसी आदमी को डैड कहकर पुकारा था। रोहित अब जान चुका था कि कोई भी इमोशनल ट्रिक क्रिस्टोफर पर काम नहीं करने वाली थी। इसीलिए अपनी आवाज में और नरमाहट लाते हुए रोहित ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो, यह पागलपन मत करो, जरा समझने की कोशिश करो। तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकते। जरा अपने आसपास देखो, मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। रोहित की नरमी से दी हुई इस धमकी को सुनकर
क्रिस्टोफर ने फिर से अपना एक पांव गाड़ी की छत पर पटका और कहा, किसने कहा तुम्हें मैं यहाँ से भागने वाला हूँ? मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं तो यहाँ तुम सबके सामने खड़ा रहूंगा और तुम सबकी आंखों के सामने यह B16 पावर ड्रग अपने शरीर में इंजेक्ट करूंगा। क्रिस्टोफर की यह बात सुनकर रोहित और अनिका चौंक गए। B16 पावर ड्रग इकलौता जरिया था जिससे अलेक्जेंडर को बचाया जा सकता था। अगर क्रिस्टोफर ने B16 पावर ड्रग अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया तो अलेक्जेंडर को बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अनिका के चेहरे पर परेशानी देखकर रोहित ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो चाहे तुम कुछ भी कर लो, मगर इतना याद रखना कि B16 पावर ड्रग अगर तुमने अपने शरीर में इंजेक्ट कर भी लिया और तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन भी गए, तब भी तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जरा अपने आसपास नजरें घुमाकर देखो, मेरे हर आदमी के हाथ में जानलेवा हथियार मौजूद है। अगर तुमने इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो तुम्हारा मरना तय है। तभी क्रिस्टोफर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बेवकूफ़ तो तुम हो जो मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। अगर मैंने यह B16 पावर ड्रग अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया तो तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे सामने खड़ी अनिका यानी कि डॉक्टर अमृता यह बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक बार B16 पावर ड्रग मेरे शरीर के अंदर चला गया तो अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका बच जाएगा, और वह है मेरे शरीर के खून से सैंपल निकालकर B16 पावर ड्रग का एक और डोज बनाया जाए। इसलिए अगर मैंने एक बार यह इंजेक्शन मेरे शरीर में डाल दिया तो तुम लोग चाह कर भी मुझे नहीं मार सकते। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि यह बात सच थी। अगर एक बार B16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर ने अपने शरीर में इंजेक्ट कर दिया तो अलेक्जेंडर को बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और अलेक्जेंडर को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय रह जाएगा, और वह था क्रिस्टोफर के शरीर के खून से सैंपल B16 पावर ड्रग का दूसरा डोज तैयार करना। मगर अनिका यह भी जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि शरीर के कुछ खून निकालकर आसानी से B16 पावर ड्रग बनाया जा सकता था, बल्कि कई लीटर खून पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद लेबोरेटरी में कुछ ml पावर ड्रग का डोज बनाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टोफर और अनिका की जंग में क्रिस्टोफर का हाथ भारी होने लगा था। अनिका, रोहित और रोहित के इतने आदमी भी क्रिस्टोफर को हराने में नाकामयाब हुए थे। आखिरकार क्रिस्टोफर की जीत होने वाली थी। तभी रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने क्रिस्टोफर को आवाज लगाते हुए कहा, देखो, अगर तुमने तुम्हारे शरीर में इंजेक्शन डालने की कोशिश की तो वहीं पर मेरे आदमी तुम्हें गोली मार देंगे। तुम्हारा अमर होने का और दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। रोहित की यह बात सुनकर क्रिस्टोफर के कुछ देर तक अपनी जगह पर खड़ा हुआ रोहित को देखता रहा। रोहित को लग रहा था कि क्रिस्टोफर के मन पर रोहित की इस बात से गहरा असर हुआ था। मगर तभी अचानक क्रिस्टोफर के चेहरे पर फिर से मुस्कान नजर आने लगी। क्रिस्टोफर ने रोहित से कहा, चलो भाई, तुम्हारी यह चाल तो कामयाब हो गई। मैं समझ गया हूँ कि अगर मैंने अपने शरीर में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे लोग मुझे गोलियों से भून देंगे। मगर मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर मुझ पर एक भी गोली चली तो मैं इस B16 पावर ड्रग की शीशी के साथ इस पर्वत से कूद जाऊँगा। और उसके बाद तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, मैं रहूँगा ना, B16 पावर ड्रग रहेगा। और कुछ दिनों बाद तुम लोगों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलेक्जेंडर भी चला जाएगा। जब क्रिस्टोफर ने देखा कि रोहित पूरी तरह से हार मान चुका था, तब अनिका की ओर देखकर क्रिस्टोफर मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखा, मैं जीत गया ना। आखिरकार तुम्हारी हार हुई। मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बात मान लो, मगर तुम नहीं मानी, और नतीजा तुम्हारे मासूम बेटे को भुगतना पड़ेगा। बेचारा कुछ ही दिनों में अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी अनिका ने अचानक अपनी आवाज ऊंची करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, तुम इस तरह के शैतान कैसे हो सकते हो? इस बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। इसने 6 सालों तक तुम्हें डैड कहकर बुलाया है। क्या तुम इसे मरता हुआ देख सकते हो? अनिका की आंखों में यह बात कहते हुए आंसू थे। क्रिस्टोफर ने अनिका की बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, मैं क्यों बचाऊं उसे? यह मेरा सगा बेटा नहीं है। मगर जब क्रिस्टोफर की आंखें अलेक्जेंडर की आंखों से टकराई, तब अचानक ही क्रिस्टोफर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रुक गया।
क्रिस्टोफर खुद भी नहीं जानता था कि अचानक उसे क्या हो गया था। एलेक्जेंडर की मासूम आंखें लगातार देख रही थी। एलेक्जेंडर की आंखों को देखकर क्रिस्टोफर को कहीं न कहीं अपनी हार नजर आ रही थी, मगर फिर अपना होश संभालते हुए फिर से अनिका की ओर देखकर उसने कहा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उस रेखा मूर्ति को भी 16 पावर ड्रग देकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, और अब पछताने से क्या फायदा। यह बात सुनकर एक बात तो पक्की हो गई थी कि अगर 2 डोज होते तो जरूर क्रिस्टोफर ने एलेक्जेंडर को बचाने की कोशिश की होती। क्रिस्टोफर ने यह प्लानिंग कर रखी थी कि एक दिन अनिका क्रिस्टोफर के पास भी 16 पावर ड्रग के लिए गिड़गिड़ाएगी, और आज क्रिस्टोफर को अपनी प्लानिंग पूरी होते हुए नजर आ रही थी। रेखा मूर्ति को भी 16 पावर ड्रग का इंजेक्शन लगाने के बाद अनिका को कॉन्फिडेंस था कि वह दूसरे डोज से एलेक्जेंडर को बचा लेगी, मगर क्रिस्टोफर को यकीन था कि एक दिन अनिका को वह झुका कर रहेगा, और आज क्रिस्टोफर को यह मौका मिला था कि क्रिस्टोफर की नज़र में जिद्दी और आइडियल अनिका को वह झुकाकर एक मानसिक शांति का मजा ले। क्रिस्टोफर ने अनिका की ओर देखकर फिर से पूछा, तो बताओ, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है कि नहीं कि तुमने क्यों रेखा मूर्ति पर एक भी 16 पावर ड्रग का डोज जाया किया। अनिका ने क्रिस्टोफर की बात सुनने के बाद अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली और बड़ी हिम्मत के साथ क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने कहा, मुझे अपने फैसले पर आज भी पछतावा नहीं हो रहा है। अचानक ही क्रिस्टोफर के चेहरे पर फिर से वही जुनून और गुस्सा लौट आया जो कुछ देर पहले नजर आ रहा था। क्रिस्टोफर ने अनिका की यह बात सुनकर गुस्से से हवा में अपने हाथ लहराते हुए अनिका से कहा, अगर तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है तो आज अपने बेटे को मरता हुआ देखकर खुशी मनाओ। उस बुढ़ी बेकार औरत के लिए तुमने भी 16 पावर ड्रग का डोज इस्तेमाल किया, तो अब यह बचा हुआ भी 16 पावर ड्रग मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और तुम मजे से अपने बेटे को मरता हुआ देखो। अचानक ही एलेक्जेंडर के बारे में यह सारी बातें करते हुए क्रिस्टोफर के सीने में दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जबान क्यों भारी होने लगी थी। वह जानबूझकर अपने अंदर उठ रही फीलिंग्स को दबाकर अनिका के सामने अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता था, मगर बार बार उसकी नज़र बिज्जा के पीछे खड़े एलेक्जेंडर पर जा रही थी। एलेक्जेंडर की मासूम नजरें देखकर क्रिस्टोफर लगातार अपने कदम पीछे लेने लगा था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर क्रिस्टोफर ने अपने आप को नहीं संभाला तो वह इतनी गहरी खाई में भी 16 पावर ड्रग के साथ गिर जाएगा कि एलेक्जेंडर को बचाने का हर मौका अनिका के हाथ से निकल जाएगा। वह क्रिस्टोफर को अपने कदम पीछे लेने से रोकना चाहती थी, मगर क्रिस्टोफर अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। उसने अपने हाथों में भी 16 पावर ड्रग की शीशी पकड़ रखी थी और वह बार बार एलेक्जेंडर को देखकर अपनी नजरें चुरा रहा था। तभी अचानक क्रिस्टोफर की नजर पहाड़ी के ऊपर से गिर रही एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। वह पत्थर काफी बड़ा था और पहाड़ी से लुढ़कते हुए वह पत्थर सीधा एलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ रहा था। क्रिस्टोफर अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर वह बड़ा सा पत्थर एलेक्जेंडर से टकराया तो एलेक्जेंडर की मौत पक्की थी। क्रिस्टोफर अपने आप से बातें करके अपने आप को समझाने लगा कि अब वह बच्चा मरता भी है तो क्या है, वह तो उसका सगा बेटा भी नहीं है। मगर कहीं न कहीं क्रिस्टोफर की नजरें एलेक्जेंडर से हट नहीं रही थी। वह जानता था कि अगर उसने अनिका और रोहित को अलर्ट करने की कोशिश की तब भी अनिका और रोहित जब तक एलेक्जेंडर को बचाने के लिए उस तक पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्रिस्टोफर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अपने दुश्मनों के बेटे को अगर वह मर जाने देता है तो भी 16 पावर ड्रग हमेशा हमेशा के लिए उसका हो सकता था। क्रिस्टोफर खुद समझ नहीं पा रहा था कि उससे एलेक्जेंडर को बचाना चाहिए था या भी 16 पावर ड्रग को पाकर अपने लिए खुश होना चाहिए। वह पत्थर तेजी से एलेक्जेंडर की ओर आगे बढ़ रहा था। उस पत्थर को तेजी से एलेक्जेंडर की ओर आगे आते हुए देखकर क्रिस्टोफर के मन में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। अगर पत्थर गिरने की वजह से एलेक्जेंडर की मौत हो जाती है तो इस दुनिया में भी 16 पावर ड्रग पर दवा करने वाला और कोई नहीं बचेगा। रोहित और अनिका भी 16 पावर ड्रग को हासिल करने की जिद छोड़ देंगे। अगर पत्थर से टकराने की वजह से एलेक्जेंडर की मौत हो जाती तो क्रिस्टोफर को एलेक्जेंडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए खुद कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो आसानी से बचकर यहाँ से भाग निकल सकता था। मगर अचानक ही एलेक्जेंडर की आंखों में देखकर पता नहीं क्रिस्टोफर को क्या हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर 2 हिस्सों में बट रहा था।
उसके शरीर का एक हिस्सा आगे बढ़कर अलेक्जेंडर को बचाना चाहता था, जबकि दूसरा हिस्सा उसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक रोहित और अनिका दोनों की नजर एक साथ अलेक्जेंडर के ठीक पीछे पहाड़ से गिरने वाले पत्थर पर पड़ी। अलेक्जेंडर को खतरे में देखकर अनिका के मुंह से जोर से एक चीख निकली। अनिका और रोहित दोनों ही अलेक्जेंडर को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े, मगर इससे पहले कि वो लोग अलेक्जेंडर तक पहुंचकर अलेक्जेंडर को बचा पाते, पत्थर अलेक्जेंडर के बेहद करीब पहुंच चुका था। तभी अचानक बिज्जा के पीछे खड़े अलेक्जेंडर को किसी ने जोर से धक्का दिया। धक्के की वजह से बिज्जा और अलेक्जेंडर दोनों ही अपनी जगह से कुछ फीट दूर जमीन पर जा गिरे। जब अलेक्जेंडर ने हैरान होकर अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि क्रिस्टोफर ने ही अलेक्जेंडर और बिज्जा दोनों को धकेला था। अलेक्जेंडर को बचाने के लिए क्रिस्टोफर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। पहाड़ से गिरने वाला वो बड़ा सा पत्थर अलेक्जेंडर के बेहद करीब पहुंच चुका था, तो क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर को उठाकर वहां से निकलने उतना वक्त नहीं बचा था। इसलिए पत्थर से टकराने से पहले ही क्रिस्टोफर ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर बिज्जा और अलेक्जेंडर को धकेल दिया। मगर कम वक्त के रहते क्रिस्टोफर उस बड़े से पत्थर की चपेट में अपने आप को आने से नहीं बचा पाया। वो बड़ा सा पत्थर क्रिस्टोफर के सर से टकराकर सीधे जमीन पर गिरा। पत्थर का वजन इतना ज्यादा था कि जमीन पर टकराने के बाद जमीन के आसपास काफी गहरा गड्ढा नजर आने लगा था। अलेक्जेंडर दौड़कर क्रिस्टोफर के पास गया। पत्थर टकराने के बाद क्रिस्टोफर का शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था। क्रिस्टोफर फटी हुई आंखों से अलेक्जेंडर को देख रहा था। क्रिस्टोफर के माथे से धीरे धीरे खून की बूंदें एक एक जमीन पर गिरने लगी। अलेक्जेंडर ठीक क्रिस्टोफर के पास आकर खड़ा हो गया। अलेक्जेंडर हैरान था कि अभी अभी जो आदमी अलेक्जेंडर को इतनी नफरत की नजरों से देख रहा था, उसी आदमी की आंखों में उसे अपने लिए वही ममता वापस नजर आने लगी थी जो बचपन में कभी कभी उसे नजर आती थी। क्रिस्टोफर के सर से बहने वाला खून अलेक्जेंडर के सर पर टपकने लगा। अलेक्जेंडर बार बार क्रिस्टोफर को पूछने की कोशिश कर रहा था कि डैड, आप कैसे हो? डैड, क्या आपको ज्यादा चोट लग गई? मगर नन्हे से अलेक्जेंडर की कोई बात क्रिस्टोफर के कान पर नहीं पड़ रही थी। बस उसके अपने माथे से टपक रही खून की बूंदें अलेक्जेंडर के सर पर गिरती हुई नजर आ रही थी। अलेक्जेंडर के सर पर हाथ फेरने के बाद अचानक ही क्रिस्टोफर को अपने आसपास अंधेरा छाता हुआ नजर आने लगा। क्रिस्टोफर चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। क्रिस्टोफर ने वो जो V16 पावर ड्राइव की शीशी अपने हाथों में पकड़ रखी थी, उस हाथ की मुट्ठी खुलते ही वो शीशी भी जमीन पर गिर गई। उस शीशे की बनावट काफी मजबूत थी, इसलिए जमीन से टकराने के बावजूद वो टूटी नहीं और धीरे धीरे रोल होकर वो शीशा अनिका के पैरों से टकराई। अनिका ने V16 पावर ड्राइव की शीशी अपने हाथों में पकड़कर एक बार चेक कर लिया कि शीशी को कहीं से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा था। मगर जब अनिका ने देखा कि V16 पावर ड्राइव का आखिरी डोज बिल्कुल सेफ था, तो अनिका ने राहत की सांस ली। मगर उसी के साथ अनिका को रियलाइज हुआ कि अभी अभी जिस इंसान ने अलेक्जेंडर की जान बचाई थी, वो खतरनाक क्रिस्टोफर नहीं बल्कि आशीष था। जमीन पर खुली आंखों से आखिरी सांसें गिन रहा आशीष जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी बात उसके गले तक आके रुक रही थी। आशीष ने जिस तरह से अलेक्जेंडर की जान बचाई थी, वो देखकर रोहित और अनिका दोनों ही समझ गए थे कि आखिरकार आशीष ने क्रिस्टोफर को हराकर अपने शरीर पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मगर ये कामयाबी शायद उसकी जिंदगी की आखिरी कामयाबी हो सकती थी। नन्हा सा अलेक्जेंडर आशीष के पास बैठकर लगातार आशीष के सीने पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए कहता रहा, आंखें खोलिए ना डैड। डैड देखिए, आपके सर से कितना खून बह रहा है। कुछ बोलिए ना डैड, आपको क्या हो रहा है? अनिका और रोहित दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि जिस गांव के पास वो लोग फंसे थे, उस गांव के आसपास कहीं अच्छा हॉस्पिटल मिलना बेहद मुश्किल था। मगर वक्त जाया न करते हुए रोहित और उसके आदमियों ने आशीष को गांव में बने एक बेहद साधारण हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। नन्हा सा अलेक्जेंडर लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर अपनी नजरें बनाए बैठा रहा। रोहित भी अलेक्जेंडर के बगल में बैठा हुआ अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा था, बेटा कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। तभी नन्हे से अलेक्जेंडर ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा, डैड बच जाएंगे ना? वो मर गए तो नहीं जाएंगे?
रोहित अच्छी तरह से जानता था कि बचपन से लेकर उम्र के 6 साल तक एलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर को ही अपना पिता माना था। हालांकि रोहित एलेक्जेंडर का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, मगर वो इस वक्त एलेक्जेंडर की फीलिंग भी अच्छी तरह से समझ सकता था। और अब तक रोहित ये भी जान चुका था कि जिस इंसान से एलेक्जेंडर की फीलिंग जुड़ी थी, कहीं न कहीं वो क्रिस्टोफर नहीं, मगर क्रिस्टोफर के शरीर में छुपा हुआ आशीष था। एलेक्जेंडर के माथे पर हाथ फेरते हुए रोहित ने एलेक्जेंडर से कहा, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम्हारी मम्मा इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर है, वो कभी फेल नहीं होती। रोहित की ये बात सुनने के बाद एलेक्जेंडर भी बड़ी उम्मीद से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखता रहा। लगातार 2 घंटों तक एलेक्जेंडर बिना अपनी पलकें झपकाए ऑपरेशन थिएटर के मेन डोर की ओर देखता रहा। रोहित से एलेक्जेंडर की यह हालत नहीं देखी जा रही थी। वो जानता था कि एलेक्जेंडर की तबीयत भी बेहद नाजुक थी। इस वक्त एलेक्जेंडर को आराम की सख्त जरूरत थी। रात के 1 बज चुके थे। एलेक्जेंडर ने कुछ खाया भी नहीं था, मगर रोहित के बार बार कहने के बावजूद एलेक्जेंडर रोहित की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। बस अपनी जगह पर बैठकर एलेक्जेंडर लगातार अपने पांव हवा में हिलाता रहा और बड़ी बड़ी मासूम आंखों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखता रहा। जब रोहित ने देखा कि काफी रात हो चुकी थी और एलेक्जेंडर को कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, तो एलेक्जेंडर के बगल में बैठकर रोहित ने धीरे से अपना एक हाथ एलेक्जेंडर के सिर पर रखा। तब अचानक ही एलेक्जेंडर ने रोहित का हाथ झटकते हुए रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, डैड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे बार बार छुए। ये कहते हुए एलेक्जेंडर की आंखों में आंसू आ गए। रोहित अपने बेटे की ये हालत नहीं देख पा रहा था, इसलिए एलेक्जेंडर के बिल्कुल बगल में बैठकर रोहित ने एलेक्जेंडर की आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए कहा, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। जिस क्रिस्टोफर के लिए तुम्हारे मन में इतनी फीलिंग्स है, वो एक आदमी नहीं बल्कि शैतान था। वो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। रोहित की बात बीच में काटते हुए एलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। इस वक्त डैड के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मेरी ही जान बचाने के लिए डैड ने अपनी जान को खतरे में डाला और इस वक्त उनकी ये हालत है। और मुझे पता है कि बटर स्कॉच की तरह वो भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये कहने के बाद एलेक्जेंडर जोर जोर से रोने लगा। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को किस तरह से एलेक्जेंडर को समझाए। सिसकियां लेते हुए एलेक्जेंडर ने रोहित से पूछा, क्या हम डैड को भी बटर स्कॉच के साथ हमारे बंगले के गार्डन में दफन कर देंगे? अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी उन्हीं के बीच में दफन कर देना। एलेक्जेंडर के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित का दिल बैठ गया। रोहित जैसा बिजनेस टाइकून जो हर सिचुएशन में अपने आप को और अपने इमोशन को संभालना अच्छी तरह से जानता था, वो पूरी तरह से टूट चुका था। अपने बेटे को समझाते हुए रोहित ने कहा, बेटा देखो, तुम जिस आदमी के लिए इतनी फीलिंग्स महसूस कर रहे हो, उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी। तुम्हारी जान जिसने बचाई थी वो आशीष डुगरा था। क्रिस्टोफर तुम्हारा दुश्मन है। तभी सिसकियां लेते हुए एलेक्जेंडर ने रोहित से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि डैड के अंदर 2 पर्सनालिटीज रहती है, मगर वो इंसान तो एक ही है ना। और उन्होंने बचपन में मुझे काफ़ी अच्छी तरह से रखा है। आज भी मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाली और पत्थर जोर से उनके सिर से टकरा गया। मैं जानता हूँ कि इतना जोरदार जख्म अगर किसी के सर पर लग जाए तो उसका बचना बेहद मुश्किल होता है। हालांकि रोहित भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर का बचना बेहद मुश्किल था, मगर रोहित को अचानक इस बात का भी एहसास हुआ कि अस्पताल में मौत सिर्फ क्रिस्टोफर की नहीं होगी बल्कि आशीष की भी होगी। और रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि आशीष ने कदम कदम पर अनिका की कितनी मदद की थी। आज रोहित की आंखों के सामने ही आशीष ने एलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया। रोहित भी नहीं चाहता था कि रोहित की जिंदगी पर इतने एहसान कर चुका आशीष इस तरह से जिंदगी से हार जाए। अगर ऐसा हुआ तो शायद रोहित आशीष के एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाएगा और अपने बेटे एलेक्जेंडर की नज़रों में कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं कमा पाएगा जो इस वक्त एलेक्जेंडर की आंखों में उसके क्रिस्टोफर डैड के लिए दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद एलेक्जेंडर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा और फिर से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के खुलने का इंतजार करने लगा।
रोहित ने भी इस बार अलेक्जेंडर को ऐसा करने से रोकने की हिम्मत नहीं की। वो जान चुका था कि अलेक्जेंडर अब मानने वाला नहीं था। जब तक उसे आशीष के ऑपरेशन पूरी होने की खबर नहीं मिलती तब तक वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं था। मगर मायूस और हताश लग रहे अलेक्जेंडर को हिम्मत देते हुए रोहित ने कहा, अपनी मम्मा की मेडिकल स्किल पर भरोसा रखो। रोहित की इस बात में कहीं न कहीं मासूम और हताश अलेक्जेंडर के मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी और उसी उम्मीद के साथ अलेक्जेंडर ऑपरेशन थिएटर की ओर देखता रहा। घड़ी में वक्त बीतता गया। रोहित अस्पताल के कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ अपनी पोजीशन बदलता रहा, मगर नन्हा सा अलेक्जेंडर बस एक ही पोजीशन में बैठा लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देखता रहा। सुबह के 6 बजने वाले थे। हल्की हल्की रोशनी आसमान में दिखने लगी थी। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। नन्हा सा अलेक्जेंडर दौड़कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रही अपनी मम्मा की ओर चला गया। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर क्या फील कर रहा था, इसलिए बिना रुके अपने बेटे को गले लगाते हुए अनिका ने कहा, वो जिएंगे, वो जरूर जिएंगे। अनिका की ये बात सुनते ही नन्हे से अलेक्जेंडर के शरीर में जैसे जान लौट आई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। तभी कुछ नर्स और वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर आशीष को लेकर बाहर आए। वो बेहोश था और उसके सर पर काफी बैंडेज लगी थी। हालांकि आशीष के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क नजर आ रहा था, जिससे रोहित को ये पता चल गया था कि आशीष की हालत काफी क्रिटिकल थी। आशीष को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करने के बाद अनिका ने नन्हे से अलेक्जेंडर से कहा, अब तुम कुछ देर के लिए आराम करो, फिर कुछ देर बाद यहाँ इनसे मिलने चले आना। अलेक्जेंडर उम्र के कम तजुर्बे के बावजूद ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जिस पेशेंट का अभी इलाज हुआ हो उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए अनिका की बात मानते हुए अलेक्जेंडर चिराग और अब्दुल के साथ अस्पताल के पास ही एक गेस्ट हाउस में चला गया, जहां रोहित ने अपने पूरे काफिले के लिए रहने का इंतजाम किया था। अलेक्जेंडर के जाने के बाद रोहित और अनिका खामोश खड़े आईसीयू वार्ड में लेटे आशीष को देखते रहे। कुछ देर बाद रोहित ने अनिका से पूछा, ये आशीष बच तो जाएगा ना? तभी अनिका ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ बच तो जाएगा, मगर उसके लिए हमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप लोग मेरे वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखें। इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने से आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे ना।